असर था। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस बार दुश्मन ने ललकारा है तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसा जवाब देना ही होगा, क्योंकि जम्मू एयरफोर्स एयर स्टेशन पर महफूज जगह पर 5 मिनट के अंतराल पर हुए 2 धमाकों ने सबको चौंका दिया है। सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठने के साथ साथ हमले के पीछे कौन है, हमले को कैसे अंजाम दिया गया, इसको लेकर चर्चाएं और जांच शुरू हो गई है। हमले के बाद अंबाला, पठानकोट और अवंतीपुरा बेस को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन उसी जगह पर 2-2 धमाके हो जाते हैं। शक है कि यह आतंकी साजिश है। अगर साजिश है तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसा जवाब देने के लिए तैयार रहे। इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे, उससे पहले एक खास रिपोर्ट आप देखिए। आमतौर पर जम्मू कश्मीर में हम सर्च ऑपरेशन, सीज फायर और गोलीबारी की खबरें सुनते हैं, लेकिन इस बार धमाका एक ऐसी जगह हुआ है जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दरअसल जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट परिसर में देर रात 2 बजे के करीब 2 धमाके हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू हवाई अड्डे पर वायुसेना के अधिकार क्षेत्र वाले हिस्से में हुए 2 धमाकों को आतंकवादी हमला करार दिया। उन्होंने जम्मू पुलिस द्वारा 5 से 6 किलोग्राम वजन का एक और आईईडी बरामद किया। दिलबाग सिंह ने कहा कि इस रिकवरी से बड़ा आतंकी हमला टल गया। पूछताछ के दौरान संदिग्ध को पकड़ लिया गया। इस नाकाम आईईडी विस्फोट के प्रयास में और भी संदिग्धों को पकड़े जाने की संभावना है। पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ जम्मू हवाई क्षेत्र में हुए विस्फोट की घटना पर भी काम कर रही है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जाँच जारी है। हवाई अड्डे पर वायुसेना के अधिकार क्षेत्र वाले हिस्से में विस्फोटक से लदे 2 ड्रोन गिरे, जिससे 6 महीने के अंतराल पर 2 धमाके हुए, जिनमें वायुसेना के 2 कर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि शहर के सतवारी क्षेत्र में पहले विस्फोट से हवाई प्रतिष्ठान के तकनीकी क्षेत्र में एक इमारत की छत ढह गई। इस जगह की देखरेख का जिम्मा वायुसेना उठाती है और दूसरा विस्फोटक 6 मिनट के बाद जमीन पर हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय ने बताया कि उन्होंने वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल एचएस अरोड़ा से विस्फोटक के संबंध में बात की है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया है कि जम्मू वायुसेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में रविवार तड़के कम तीव्रता वाले 2 विस्फोट होने की सूचना मिली। इनमें से एक विस्फोट में एक इमारत की छत को मामूली नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा विस्फोट खुले क्षेत्र में हुआ। देखिए, संभावना है ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है, पर ड्रोन इतना बड़ा होना चाहिए कि ऐसा वेपन कैरी करे जो कि डायरेक्टली 6 से 8 इंच की जो आरसीसी की जो ऊपर जो सीमेंट की जो सिविल सीलिंग है उसको छेदता हुआ अंदर चला जाए। ये कोई मामूली नहीं है। और फिर उसको रिमोट कंट्रोल करना है। रिमोट कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा था? अगर रिमोट कंट्रोल किया जा रहा था जम्मू के अंदर से, तो कौन कर रहा था? और क्यों नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चला? सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी सारी हैं वहां पे, सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी भरी हुई है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर उनकी कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये हुआ है, अगर वो पहले पता होता। और दूसरी बात है, उसके बाद पता चल रहा है कि संदिग्ध पकड़े गए हैं। अब क्यों पकड़े गए हैं? अगर हमारी इंटेलिजेंस तगड़ी होती तो 2 दिन 3 दिन पहले पकड़े जाते। आपको बता दें कि इसी जगह पर भारतीय वायुसेना का स्टेशन हेडक्वार्टर और इसके साथ ही जम्मू का मुख्य हवाई अड्डा भी इसी परिसर में आता है। धमाके के बाद से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स टेक्निकल एरिया में धमाकों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। दरअसल एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही जिन लोगों को अंदर जाने की इजाजत है, उन्हें भी कड़ी तफ्तीश के बाद ही जाने दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच अंदर गोला बारूद कैसे पहुंचा? ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज।
इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच अंदर गोला बारूद कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल इस समय है। जम्मू में ड्रोन के जरिए हमले का शक है, लेकिन उससे भी बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इस जम्मू की आतंकी साजिश का जिम्मेदार कौन है, मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि लगातार कहा जा रहा है, चाहे वो रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा हो या फिर एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा हो कि ये आतंकी साजिश थी जो कि असफल हो चुकी है। हालांकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन साजिश बहुत बड़ी थी। इसके पीछे की जो मंशा थी वो बहुत कुछ करने वाली थी। अगर ये साजिश थी और अगर ये साजिश पाकिस्तान की तरफ से थी तो जाहिर सी बात है अब जवाब देना पड़ेगा भारत को, और भारत को जवाब बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक के जैसा देना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब मुंह तोड़ दिया जा चुका है, पहले भी जिस तरीके से हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, इस बार भी वो वक्त आ गया है जो पाकिस्तान को जवाब दिया जाए सर्जिकल स्ट्राइक के जैसा या फिर बालाकोट के जैसा। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि शांति वार्ता हुई, बातचीत जो जम्मू कश्मीर और भारत की सरकार के बीच में हुई, जो बातें हुई, जम्मू कश्मीर के जो नेता थे वो प्रधानमंत्री के साथ में बैठक करने के लिए पहुंचे। इस बैठक के बाद से कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान में बौखलाहट मची हुई है और उस बौखलाहट के चलते पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, और ये बौखलाहट थोड़ी थोड़ी अब दिखाई देने लगी है। हालांकि जांच एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस, डॉग स्क्वाड टीम, एयरफोर्स, एनआईए, एनएसजी, फॉरेंसिक टीम, लगातार टीमें जो हैं, जांच की टीमें इसकी जांच कर रही है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, कैसे ये धमाका हुआ। क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं था जब दो धमाके हुए, सिर्फ 5 मिनट के अंतराल में दो धमाके हो जाते हैं और उसके बाद जो माहौल है अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तो उम्मीदें यही लगातार लगाई जा रही है कि अगर शांति वार्ता भारत के बीच में, कश्मीर के बीच में होती है तो बौखलाहट पाकिस्तान में जरूर होती है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में भी देखा गया था, जिस दिन वार्ता होने वाली थी, जिस दिन ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली थी, उस दिन खलबली मची हुई थी पाकिस्तान की मीडिया में इस बात को लेकर कि आखिरकार क्या बातचीत होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के नेता अगर केंद्र सरकार से बातचीत करते हैं तो खलबली पाकिस्तान में मचती है। अब इस हमले के पीछे की साजिश आखिरकार क्या, हालांकि एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, उससे बहुत ज्यादा खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि जांच एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं। जांच एजेंसियां जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है, और हमले का मास्टरमाइंड कौन है इसका पता चल जाता है तो उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ड्रोन के जरिए किस तरीके से ये हमला हुआ। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कुछ अधिकारियों ने देखा था ड्रोन के जरिए आईईडी ब्लास्ट को गिरते हुए। अगर ड्रोन के जरिए ये हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है ये जांच का विषय है। क्योंकि जहां पर ये हमला हुआ है वो एक ऐसी जगह है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फुल सिक्योरिटी वहां पर रहती है, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर तैनात है, वहां पर हमेशा फोर्सेस तैनात रहती है ताकि कोई भी चूक वहां पर ना रह जाए, कोई भी आतंकी गतिविधि वहां पर ना हो जाए। अगर इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में धमाका हो जाता है, वो भी 5 मिनट के अंदर 2-2 धमाके हो जाते हैं, तो गेट से कोई अंदर जाए इसका दूर दूर तक भी शक नहीं है। जाहिर सी बात है ड्रोन के जरिए ही हमला किया जा सकता है, लेकिन किस तरीके से ड्रोन के जरिए हमला किया जा सकता है? क्या डर पाकिस्तान को नहीं था या फिर डर आतंकवादी गतिविधियों को नहीं था? कई ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय खड़े हो रहे हैं। जम्मू ब्लास्ट की साजिश का मास्टरमाइंड कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल। तो जम्मू ब्लास्ट की साजिश का मास्टरमाइंड आखिरकार कौन है, ये सवाल है। क्योंकि इतनी बड़ी साजिश अगर की गई है तो कब से इसकी प्लानिंग की जा रही थी और इस साजिश के पीछे की मंशा क्या थी?
क्या होना था, क्योंकि पहले कई बार आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में देखी जाती रही हैं, कई बार देखा गया है, कई बार भारतीय सैनिकों को शहादत देनी पड़ी है और इन्हीं आतंकवादी गतिविधियों के चलते शहादत कई बार भारतीय सैनिकों की गई है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके का माहौल इस समय देश में है, शांति वार्ता की कोशिश की जा रही थी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि वहां पर विधानसभा चुनाव होंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े। हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी का पक्ष रखेंगे और ललन प्रसाद रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस समय विपिन शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मुद्दा ऐसा है, चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ललन प्रसाद जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा और सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ड्रोन के जरिए हमला किया जा सकता है? आपका रिएक्शन। एकदम ड्रोन से किसी भी तरह का साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। आपने हाल के दिनों में देखा है कि इजराइल, आर्मेनिया, अजरबैजान, इनके जो भी लड़ाई के 90% अंजाम हुए हैं वो ड्रोन के मार्फत हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जम्मू कल रात 2 बजे जो 2 धमाके हुए और ये दोनों अलग अलग ड्रोन थे, ये कॉन्फर्म हो चुका है। ये इसलिए हुए कि इनकी जो ऊंचाई थी वो रडार उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो ड्रोन है, इस ड्रोन के अंदर हाफ केजी का एक्सप्लोजिव बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैं अपने जानकारी के साथ आपको बताना चाहता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये पहला बार हिंदुस्तान के अंदर सीमा के तरफ से वो साजिश अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ड्रोन से पहला बार इस तरह की कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत गंभीर मामला है कि हमारे हेलीकॉप्टर हैंगर के ऊपर एक धमाका जो उनके छत को नुकसान किया और दूसरा एक्सप्लोजिव का धमाका खुले मैदान में हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपने भी बताया है कि सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैनुअली दोनों तरफ से बहुत सख्त है। इंडियन एयरफोर्स और जमीनी सिक्योरिटी बहुत चौकस थी, लेकिन ये साजिश बहुत प्लान से किया गया है और बहुत साजिश को तरीके से मतलब अंजाम की तरफ कोशिश की गई है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि ये कहीं सीमा के पास आया हो। हमारे यहाँ उस इलाके में जैसी की जानकारी है, रोहिंग्या भी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल के लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे लोकल इसकी तैयारी करके और इस ऑपरेशन को, आतंक के अंजाम को पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि साजिश बहुत खतरनाक था और ये हो सकता है दुनिया में ड्रोन के साथ ये एक्शन आजकल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। विपिन शर्मा जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ललन प्रसाद जी बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ड्रोन के जरिए हमला किया जा सकता है, ड्रोन के जरिए आतंकवादी गतिविधि भी हो सकती है, लेकिन आपसे समझना ये चाहेंगे कि किस तरीके से वो हो सकता है। क्या ड्रोन जहां से चला है, जहां से उसको भेजा गया है, वहीं से उस साजिश के तहत, या फिर कुछ स्थानीय लोगों की संलिप्तता भी इसमें हो सकती है, क्योंकि स्थानीय लोग भी शक के दायरे में हैं, शायद उनकी मदद के बिना ये नहीं हो सकता? निश्चित बात है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप टाइमिंग देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री ने पहल करी कि गुपकार अलायंस के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक करी और जिसको बात बोलते हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर, उसकी एक पहल करी। अगर वो संवाद डायलॉग नहीं शुरू होता तो वहां भी समझ आता कि नाराजगी होती, लेकिन यहाँ पर एक पहल शुरू हो चुकी थी सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री ने खुद इच्छा शक्ति दिखाई और उसके बाद आपत्ति किसको होगी ये भी जग जाहिर है, समझने की बात है। यहाँ पर पाकिस्तान निश्चित बात पाकिस्तान है और पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि ये कहना कि कोई यहाँ पर कोई आतंकी संस्था है इसके पीछे। देखिए, आतंकी संस्था होगी तो उसको शह देने वाला उसके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान अकेले नहीं कर सकता, एक कड़ी है देखिए, और पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। और यहाँ पर वो अलग बात है कि क्योंकि चीन जाना जाता है प्रॉक्सी वॉर के लिए, प्रॉक्सी युद्ध करने के लिए, और जो उकसाने का काम करता है। असल मायने में हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है और यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि साजिश के तहत ये हुआ है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। और यही कारण है कि आज जितनी भी हमारी
सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके उच्च अधिकारी, वो बैठक कर रहे हैं आपस में उस पे, और ये जांच का विषय है। ये तो अभी हम सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं कि ये ड्रोन का अटैक होगा यहाँ पर जम्मू एयरबेस पे जो अटैक हुआ है, और जिस तरह से उसने एक क्रेटर क्रिएट कर दिया रूफ बेस पे जाकर, तो ये कोई हल्के में नहीं ले सकते कि ये पठानकोट टाइप जो एक हमला हुआ है दोबारा। तो यहाँ पर अब ये दायित्व बनता है कि हमारी ये, क्योंकि 2021 की हिंदुस्तानी फौज है, सेना है, यहाँ पर ये मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, और यहाँ पर हम लोग हल्के में लेंगे भी नहीं। ये हमने पीछे भी दिखाया कि बालाकोट की जो हमने एयर स्ट्राइक करी, वो उसने पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान की सेना क्या है और वो क्या करने का कितनी सक्षम है। तो यहाँ पर अब समझना पड़ेगा कि ये जो टाइमिंग देखिए कि एक तरफ चुनौतियों का भरमार है, कोरोना से हमारा देश उभर रहा है, दूसरी तरफ चीन अपनी चुनौती बना के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों तरह से एलएसी पे और एलओसी पर दोनों मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। विपिन शर्मा जी, आपको रोकूंगी, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो आतंकी साजिश इसको बताया जा रहा है क्योंकि उस जगह पर यह हमला हुआ है, उस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ है जहां पर किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तीनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, सवाल मेरा आपसे ही होगा क्योंकि आप यहां पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, यानी सरकार का पक्ष रखने के लिए हैं। अब जाहिर सी बात है, ये जो धमाका हुआ है, ये जो हमला हुआ है, अगर ये आतंकी साजिश है, ये जांच में साफ हो जाता है। अगर इस हमले के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी तो सरकार को तैयार रहना होगा, और तैयार इस तरीके से नहीं, बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए 2016 के अंदर जिसमें श्यामलाल एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट में हमला हुआ था और जहां बहुत बड़ा ऑपरेशन चला के आतंकवादी को ढेर किया था, वो एक सीख थी और एक सबक था भारत के लिए और भारत की फौज के लिए, और वो सबक ले रखा है। और अब से लेके अब तक ऐसी कोई हिमाकत नहीं कर पाए पूरे भारतवर्ष के अंदर कि पूरी बमबारी कर सके, कहीं आतंकवादी हमला हो सके, क्योंकि भारत की फौजियों ने, भारत की सेना ने जितना आतंकवाद था उसको समेट के कश्मीर के कोने में कर दिया है। इसे भी खत्म करने में भारतीय फोर्स लगी हुई है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है भारत। आज भारत का आदमी डरता नहीं है कि जो सफदरजंग जाना है या कनॉट प्लेस जाना है या अहमदाबाद जाना है या पुणे जाना है कि बम ब्लास्ट हो जाएगा। आज ट्रेन के अंदर वो आज स्थिति वो नहीं रही। आज की जो विषय चल रहा है हमारा, जो एयरफोर्स पे जो आज हमला हुआ है, उसको लेकर अगर मैं कहूं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी के चक्कर में था जो नहीं हो पाए। देखिए, कहीं एक डर था आतंकवादी हमले का, जो कि ड्रोन का उन्होंने मदद ली, उसकी भी तहकीकात चल रही है क्योंकि वो फेस टू फेस नहीं लड़ सकते थे। इतना तो तय है बालाकोट श्यामलाल एयरफोर्स स्टेशन से, भटनागर जी, इतना तो तय है कि आतंकी साजिश ये थी, आतंकी साजिश ये थी। सरकार कितनी तैयारी है, जवाब दीजिए। क्योंकि पूरा देश इस समय यही जानना चाहता है, पूरा देश इस समय यही जानना चाहता है कि हमारे देश की सरकार कितनी सक्षम है इसका जवाब देने के लिए। दो साथी बैठे मेरे और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भारत के प्रधानमंत्री एक जम्मू कश्मीर में समन्वय और शांति, एक राजनीतिक बहाली के लिए उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा, बुलाया पूरे जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेसी को बुलाया और बैठाया कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए, उसके विकास के लिए कैसे करना चाहिए। जो भी धारा 370-35 से हटाने के लिए भारत की सरकार ने किया, उसको समन्वय को ठीक करने, आगे की रणनीति तय करने के लिए, कश्मीर के विकास के लिए काम किया। मगर जम्मू कश्मीर के नेताओं के जो पाकिस्तानी जो गीत हैं, वो हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद महमूद हैं, जिनके पिताजी गृह मंत्री रह चुके। क्या उनसे कोई पूछ सकता है कि आप कश्मीरी, अलग झंडा, अलग विधान, अलग संविधान, भारत के गृह मंत्री आप कैसे बन गए? अगर आप कश्मीर को भारत में नहीं समझते तो ये सवाल का जवाब दे दे महबूबा जी।
चलिए ठीक है ललन जी, ठीक है ललन प्रसाद जी, अगला ठीक है मैं ललन प्रसाद जी का रिएक्शन लूंगी। और सर ठीक है, आती हूँ भटनागर जी, आती हूँ आपके पास, क्योंकि ललन प्रसाद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। और सर सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अगर ड्रोन के जरिए किया जाता है तो किस तरीके से किया जाएगा? क्या उसको जब साजिश को अंजाम देना होगा उससे कुछ ही देर पहले टुकड़ों टुकड़ों में वो होगा, या फिर असेंबल उसके बाद किया होगा? किस तरीके से इसको किया जा सकता है? आप अपनी बात भी कहिए और इस सवाल का जवाब भी दीजिए। मैं आपको इसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि ड्रोन कोई ऐसी बड़ी काबिलियत नहीं है। अभी इसके खिलाफ हमारे पास बहुत सी चीजें सुरक्षात्मक रेडी हैं, लेकिन कभी ये मान के चलिए कि जो दुश्मन होता है, जो आतंकवाद का जो तरीका होता है, वो ऐसे मौके खोजते हैं कि जिस चीज के ऊपर आप ध्यान नहीं देते वहीं से वो अपना रास्ता अपना सुगम बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि जो कल जम्मू इंडियन एयरफोर्स के एयर स्टेशन में ये एक्शन हुआ, उसके लिए हम पूरे तैयार थे, लेकिन उन्होंने एक फायदा उठाया, उसकी हाइट को कम किया। और मुझे विश्वास है, जैसा कि डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने साफ बयान दे दिया है कि ये ड्रोन के द्वारा ही एक्सप्लोजिव गिराए गए हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इनका निशाना भी चूक गया, क्योंकि जो इनका निशाना था वो हेलीकॉप्टर जिस हैंगर के ऊपर इन्होंने। ललन प्रसाद जी, क्या लग रहा है सर आपको इसके पीछे क्या लग रहा है? इसके पीछे क्या इसके पीछे ये हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के जो नेता आते हैं, केंद्र सरकार से बातचीत करते हैं, थोड़ी शांति की बातचीत हो जाती है? क्योंकि उस मीटिंग के बाद हमने देखा था, सबको सुना था, गुलाम नबी आजाद वो खुश थे, महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया, भले ही उन्होंने कुछ भी कहा, लेकिन ये कहा कि एक खुशनुमा माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। जितने लोग भी आए थे और भले ही जितने भी लोग आए, फारूक अब्दुल्ला का भी यही कहना था कि जो मीटिंग हुई है बड़े खुले दिल से वो मीटिंग हुई है। तो यहाँ ये तो कहा जा सकता है कि सब लोग उस मीटिंग से खुश थे, लेकिन पाकिस्तान को बौखलाहट में वो दिखाई दे रहा है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज राजनीतिक दलों के 14 नेताओं का जो आमंत्रण हमारे प्रधानमंत्री साहब ने दिया और अच्छी बातचीत हुई, लेकिन बयान एक दो जरूर पाकिस्तान से बात करनी हुई, चलिए उसको भी हटाइए, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री पत्र और लगातार आक्रोश भरा बयान, ये सब चीजें उनके दिमाग में हलचल का था और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि 370 की वापसी अब नहीं होगी। और यही कारण है, आपने देखा 2 दिन पहले शोपिया, पुलवामा और एक इंस्पेक्टर को पीछे से गोली मारना, हाफिज के घर में एक आतंक का एक बहुत बड़ा धमाका, ये सभी मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का सोचा समझा ये साजिश है। और पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है और बालाकोट का एक जुड़ाव बहुत जरूरी है। और पीओके के ऊपर आपको मैं बताना चाहूंगा 300 तुर्की का सीरियाई आतंक का जो बिल्कुल सर, बिल्कुल पाकिस्तान की सोची समझी साजिश इसको कहा भी जा रहा है, इसको सोची समझी साजिश इसको लगातार कहा भी जा रहा है। विपिन शर्मा जी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे राजनीति से जुड़ा सवाल पूछना बेहद जरूरी हो जाता है। और सवाल उस मीटिंग को लेकर ही होगा जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। ऑल पार्टी मीटिंग में सारे नेता आते हैं, क्या उस मीटिंग की वजह से ही पाकिस्तान बौखला गया? क्योंकि पाकिस्तान मीडिया में हमने उस दिन देखा था जब मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले ही कैसी बौखलाहट थी, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की सरकार में भी होगी। इसमें कोई शक शुमा नहीं है कि पाकिस्तान में बौखलाहट शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जब भी देखिए, एक तरफ जब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की, तो उस पर अमल करने की आवश्यकता है कि सिर्फ वो महज बोल ना रह जाए। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इतने सालों से कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ, अपने ही देश में शरणार्थी बन के बैठे हुए हैं। और आप देखिए, और ऊपर से ये कोई कुछ मैं तो इनको जैचत बोलूंगा, कुछ लोग जो खाते हैं यहाँ का गीत पाकिस्तान के गाते हैं, ये कहाँ की समझ है? और सबसे बड़ी बात, 100 बातों की एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आपका देश सर्वोपरि, और उसके बाद बाकी सब कुछ, धर्म। हम पहले धर्म जाति उसमें लग जाएं, तो ये कहीं की समझ नहीं है। ये इस चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारा धर्म जो बनता है, हमारा दायित्व जो बनता है, हमारे देश के लिए बनता है। उन बहादुर सैनिकों के लिए हमें सोचना चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में वो LAC LOC पे लगे हुए हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं हर दिन। उनका कोई पता नहीं है कि क्या वो सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन वो हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। और यहां पर आप देखिए कि उनके परिवारजनों पे क्या बीती होगी जब यहां पर हम लोग बेतुकी बयानबाजी करते हैं। अपने ही सेना के मुखिया को हमने सड़क का गुंडा बोल दिया, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक करार दे दिया।
तो यहां पर डायरेक्ट में एक आम आदमी का ये बनता है, हम और कुछ ना कर पाए, कम से कम अपनी फौज का मनोबल 7वें आसमान पर रखें। ये सबको, ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि यहां पर ये ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। और अभी भी ये बात जान लेनी चाहिए सबको कि हिंदुस्तानी फौज इतनी सक्षम है यहां पर कि मुंह तोड़ जवाब भी देगी और चुप बैठने वाली नहीं है। और पीछे भी हमने दिखाया, बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक करी हमने, दुश्मन के दांत खट्टे करती और अंतरराष्ट्रीय पटल पे एक संदेश दिया। ये चीज तभी साकार हो पाएगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोग वहां पर ऐसे रहते हैं, कुछ स्थानीय वहां पर ऐसे रहते हैं जिनमें आतंकवादी बसते हैं। जो पत्थरबाज हमने देखे वो लोग वहीं पर रहते हैं। जब तक वो लोग हैं, उन लोगों के अंदर का जो आतंकवाद है वो जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये शांति नहीं आ पाएगी, तब तक पॉसिबल नहीं है। आपने बहुत सवाल आपका अहमियत रखता है, आपने जो विचार रखे, क्योंकि देखिए टॉक्स एंड टेरर्स कैन नॉट गो टुगेदर। बार बार पाकिस्तान बोलता है कि डायलॉग करेंगे हम लोग, अंतरराष्ट्रीय पटल पे जाके रोता है कश्मीर का। ये क्यों भूल जाता है कि कश्मीर तो अभिन्न हिस्सा है हिंदुस्तान का। अब वो मुजफ्फराबाद की चिंता करें, वहां के जो वजीर आजम इमरान खान को उनको आईना दिखाने का काम करा बिलावल भुट्टो ने, बेनजीर भुट्टो के सपूत ने। उन्होंने बोला आप कश्मीर भूल जाइए, मुजफ्फराबाद की चिंता करिए, ये नया हिंदुस्तान है। आप तो सिर्फ बोलने में यकीन करते हैं कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो नया कश्मीर बना दिया उन्होंने, नींव रख दी है नए कश्मीर की। इतने सालों से धरती का स्वर कहलाने वाला कश्मीर, क्या हो रखा था वहां पर? मिलिटेंसी, पर्यटन कोई जाता था वहां पर? क्या आप खुद देखिए पर्यटन को क्या वहां पर विकास हुआ, किस तरह से, जो अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी चाहिए थी पर्यटन के जाने से, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब कम से कम जब नई सुबह का आगाज हो रहा है, एक पहल हो रही है, इच्छा शक्ति दिखाई है सरकार ने, उसका स्वागत होना चाहिए। वहां राजनीति नहीं होना चाहिए, वहां सियासी रोटियां नहीं सेकनी चाहिए किसी को। और सबसे बड़ी बात यह है यहां पर सवाल, क्योंकि ये मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि ये जो ड्रोन आया ये अनडिटेक्टेड कैसे हुआ, ये जांच का विषय, इसमें जांच होनी चाहिए। बिल्कुल एक जांच का विषय है और इस पर जांच होना बेहद जरूरी है। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, ब्रेक के बाद खबरनामा में चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो खबरनामा में चर्चा जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट वहां पर हुआ, जिस तरीके से धमाका वहां पर हुआ है, सीधा सीधा जो अंदाजा है, जो शक है, वो पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों पर है। प्रदीप भटनागर जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि राजनीति से जुड़ा ये मुद्दा इसलिए देखा जा रहा है। वहां के जो नेता आए थे, केंद्र सरकार के साथ में मीटिंग उनकी हुई थी, बौखलाहट बहुत ज्यादा पाकिस्तान में उसकी वजह से हो गई थी। और महबूबा मुफ्ती का बयान सबने सुना कि केंद्र सरकार पहले पाकिस्तान से जाकर बात कर ले। जब तक ये बयानबाजी होती रहेगी, जब तक वहां के नेताओं की ये वाली मंशा रहेगी, तब तक ऐसे धमाके उम्मीद यही की जा सकती है। हालात सुधारने होंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस देश को भारत के धरती पे से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा हो और जैसी महबूबा मुफ्ती जैसी संरक्षण दे रही हो, और जितने भी नेता बैठे हैं कश्मीर के अंदर उनके संरक्षण मिल रहा हो, शह मिल रही हो, तो क्यों नहीं बोलेगा। आप यहाँ से एक छोटा सा एक उदाहरण दे अगर मैं पेश करूं, मेरे दो साथी बैठे हैं। देखिए, 2 दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का राग आप नापा और उसके विषय में बोला कि उससे क्यों नहीं टॉकिंग करें, पाकिस्तान से वार्ता करें, और देखिए आज ये काम हो गया। तो देखिए कि महबूबा के मुफ्ती के बोलने से आतंकवादियों को शय मिली, पाकिस्तान का हौसला बढ़ा, क्योंकि पाकिस्तान भारत के अंदर अपने मंसूबे कामयाब कर चुका है। वो यहाँ पे जितने भी राजनीतिक लोग हैं उन्हें अपनी गोदी में बैठा लिया है और वो महोदय की तरह उनके काम कर रहे हैं और उसके पक्ष में बोलते हैं। इतना बड़ा विषय है आज का कि उस विषय में कोई विपक्षी पार्टी नहीं बोली। क्या महबूबा बोली जो ये पाकिस्तान ने किया? आज तक किसी ने ये कहा कि गुलाम कश्मीर हमारा पाकिस्तान के पास वापस लेना चाहिए? ये राग आज तक किसी ने बोला? महबूबा जो पिताजी थे, जो गृह मंत्री, उन्होंने बोला? कभी नहीं बोला। ये सिर्फ भारत चाहते हैं कि कश्मीर अलग हो जाए, पाकिस्तान से जाके मिल जाए। अगर इन्हें पाकिस्तान ना करे, कुछ और बोले तो ज्यादा अच्छा लगे ना। क्यों?
जो कि वहां से इनको संरक्षण प्राप्त है। जो राजनीति कश्मीर की कर रहे हैं, पाकिस्तान के क्षय पे कर रहे हैं। भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारत सरकार ने जितने कदम उठाए अभी कश्मीर को लेके, कश्मीर से धारा 370 हटाने का, 35 हटाने का, जो विस्थापित वहाँ जो कश्मीरी पंडित थे उनको वापस वहाँ पे पहुंचाने का, वहाँ नई चीजें लाने का जवाब कैसे देंगे? धमाके का जवाब कैसे देंगे? धमाके का जवाब तो पता लग जाएगा उन्हें, पहले ही पता लग चुका है और बहुत अच्छा से पता लगेगा उन्हें। खुश हो जाएंगे वो भी। उन्होंने देखा है अभी कुछ दिन पहले हमला हुआ था तो हमारा एक ही जवाब था, पुराना जहाज लेके, और तेल आया था अंदर जाके, और डर के मारे कुछ घंटों में भेजना भी पड़ा था, वो भी देखा हमने। ठीक है ठीक है ठीक है ललन प्रसाद जी, जब तक जम्मू के अंदर जो आतंक जिंदा है, जम्मू के अंदर जो आतंक जिंदा है वो खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो गतिविधियां ठीक नहीं हो जाती तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि राहत की सांस ले सकते, एक सुकून की सांस ले सकते हैं, क्योंकि आतंक तो वहीं पर जिंदा है। देखिए, ये जम्मू और कश्मीर 90 के दशक से जो हालात अभी आपके सामने हैं वो सुधरते हैं और फिर खराब हो जाते हैं। उसके खास कारण ये है कि शहादत तो होती है, हमारे जो जवान हैं वो पूरे चौकस हैं, हमारी सरकार भी अच्छी है, लेकिन वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो घाटी कभी भी शांति वाला वातावरण में जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी बहुत सख्त होना पड़ेगा। अभी हमें एक निर्णय लेने पड़ेंगे कि किसी भी हालत में अगर ये जांच के बाद भी परिणाम आता है कि साहब ड्रोन जो है पाकिस्तान का साजिश है, तो एक बार आपको बालाकोट और सर्जिकल अटैक नहीं, छोटा सा एक पीओके के ऊपर एक्शन की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे एयर चीफ मार्शल जो है बांग्लादेश में और हमारे रक्षा मंत्री जनरल नरवणे, ललन जी, आपके हिसाब से जवाब कैसा होना चाहिए? आपके हिसाब से जवाब इस वाले धमाके का कैसा होना चाहिए पाकिस्तान के लिए? जवाब जो है फौजी होनी चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान अपने पूरे एयरपोर्ट को, अपने सिविल एयरपोर्ट को और फौजी एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया है। उसको डर हो गया है कि भारत की तरफ से कोई न कोई संदेश बहुत कड़ा आने वाला है, और मैं यकीन करता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस हमको होना है कि इस बार 1971 के जैसा इसके पीओके और अगर जरूरत पड़े तो कुछ और आगे जाकर इसको ये समझा दिया जाए कि तुम अब इसके ही लायक हो। और मैं बताता हूँ, ये जो ड्रोन का जो साजिश है वो छोटा नहीं है, बहुत गंभीर है, और लगातार पाकिस्तान हलचल आपको घाटी में कर रहा है, और ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, ये फौज की सामरिक एक्शन की आवश्यकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। विपिन शर्मा जी, जिस तरीके की ये साजिश हुई है उससे इतना तो पता चल गया है कि आतंकी साजिश है, क्योंकि उसी के चलते अंबाला, पठानकोट, अवंतीपुरा जितने भी बेस हैं वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब एक डर है, अब एक चिंता है कि आगे के लिए अलर्ट रखना बेहद जरूरी है। अलर्ट की घोषणा कर दी गई थी जब 24 जून को बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की गुपकार अलायंस के नेताओं के साथ, तो तभी से हाई अलर्ट पर था। तो यहाँ पर पूरा जो इन्होंने चिन्हित कर रखे थे जो जगहें सारी, तो वो हाई अलर्ट पे थी यहाँ पर। तो ये कहना कि कोई इंटेलिजेंस में कोई खामियां रही हैं, ऐसा वो गलत होगा। अभी ये जांच का विषय है कि ये ड्रोन कैसे अंदर घुसा, कैसे आया और कैसे ये ट्विन एक्सप्लोजन हुए, दो जो ब्लास्ट हुए हैं वो कैसे हुए, और वो जांच का विषय। अभी तो हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, बैलून की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जो ये ड्रोन्स हैं, चाइनीज हैं या टर्किश हैं, तुर्की के हैं, ये भी ये जांच का विषय है। क्योंकि यहाँ पर ये तो देखिए जग जाहिर है यहाँ पर कि चीन ही पीछे से शह देता है पाकिस्तान को, और असल मायने में आप तुर्की की भी बात करें कि ये लोग जो एक इन्होंने अपना एक गुट बना रखा है यहाँ पर। लेकिन साथ साथ दूसरा जो एक पहलू उभर के आया है कि नैरकोटिक्स का, क्योंकि अब जो है एक कोची जो है सदर्न इंडिया, वो जो है एक ट्रांजिट हब बन गया है, और अभी भी पीछे जो लोग पकड़े गए हैं यहाँ पर कॉन्ट्राबैंड के साथ, तो वो भी निश्चित बात है कि उस पर भी कार्रवाई हुई है यहाँ पर, और वो जांच का विषय है कि क्या वो भी एक एंगल था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से जो ये पाकिस्तान ने ये जो हमला करा है, तो वो हिंदुस्तान हल्के में नहीं लेने वाला।
और अभी सब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा अगला कदम क्या होगा। कुछ बातें जो सुरक्षा की होती है वो गोपनीय होती हैं, वो यहाँ पर सार्वजनिक नहीं करी जाएंगी कि अगर जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं वो बताएंगे, और हमें भी सम्मान करना चाहिए उस बात का। लेकिन ये हम लोग दिलों में सब जानते हैं बात कि ये हमारा नया हिंदुस्तान है और अभी दुश्मन के दांत खट्टे कर देगा। और उसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए कि जब 6 जून को चीनी काउंटर पार्ट के साथ हमारी एक शांति की वार्ता हुई थी कि हम लोग LACP कोई उल्लंघन नहीं करेंगे, वहां पर वायलेशन नहीं होगा, लेकिन वो भी 15 जून को वहां पर उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच करा और वहां पर हमारे हिंदुस्तान के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। तो वहां पर क्या हुआ कि देखिए हमारे जो सैनिक मारे गए वो उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर चीन के 43 सैनिक मारे गए। तो आप खुद समझ सकते हैं ये नया हिंदुस्तान है। यहाँ पर हमने चीनियों को उन्हीं की भाषा में संदेश दे दिया और ये हम उसके बाद हमने जो फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक करी, उनके ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। तो चीन बिल्कुल समझ गया है कि यहाँ पर हमारी अब वक्त है। मैं एक बहुत अहम बात बोलना चाहता हूँ इस चर्चा में कि अब वक्त आ गया है जब हम लोग अपनी विदेश नीति में, कूटनीति में बहुत भारी बदलाव लेके आए। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जिनजियांग, तिब्बत, ताइवान और हांगकांग को हम लोगों को खुल के समर्थन देना चाहिए और उनका दूतावास नई दिल्ली राजधानी में खोलना चाहिए ताकि इन दुश्मन मुल्कों को समझ आ जाए कि हिंदुस्तान बदल गया है और उन्हीं की भाषा में जवाब देगा। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी अब आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन चाहता था कि आप WHO पर, इंटरपोल पर अपना दबाव बना ले, कंट्रोल कर ले, तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि अब जो है हिंदुस्तान के पास एक सुनहरा अवसर है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जाके लेके जाए कि पाकिस्तान को भी घेरे और चीन की भी साजिश लेके आए, क्योंकि पिछले साल 2020 में हमने देखा। बिल्कुल। और विपिन शर्मा जी, यहाँ पर एक चीज और है कि पाकिस्तान के अंदर वो डर तो है कि भारत की ताकत को लेकर वो डर है, और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान यही राग अलापता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो या भारत का हो। डर तो है, बिल्कुल। देखिए डर तो है, लेकिन आप देखिए मजेदार बात देखिए कि विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र अमेरिका और सबसे बड़ी लोकतंत्र हिंदुस्तान, जब एक वहां के राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जब उन्होंने वार्ता करी थी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, और वहां पर G7 की समिट के साइडलाइंस पे जाकर तो पहले उन्होंने कश्मीर की बात करी, तो फिर वहां पर हिंदुस्तान ने अपना रुख साफ कर दिया कि कश्मीर तो द्विपक्षीय मामला है, बायलैटरल इशू है। तो जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका को समझ आ गया कि कश्मीर में कोई हस्तक्षेप किसी का मंजूर नहीं है हिंदुस्तान को, तो पाकिस्तान कौन से खेत की मूली है। और अंदर से तो देखिए उनका खुद पता है, दिवालिया निकला हुआ है यहाँ पर पाकिस्तान का, तो वो तो कटोरा लेके हर जगह जाते हैं। और यहाँ पर अब FATF में भी वो ब्लैक लिस्टिंग की बात चल रही है यहाँ पर। बिल्कुल। तो ये अब समझना पड़ेगा कि चीन और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ले जाके हिंदुस्तान को दबाव डालना पड़ेगा। और बड़े बड़े मुल्क इस समय वैसे भी चीन से इस समय पूरी तरह से उनकी साजिश, उनको समझ आ गया कि साजिश थी ये कोरोना की, क्योंकि ये वुहान शहर से जो वायरस निकला था ये आम बात नहीं थी। अगर ये वायरस भी आप मान के चले तो भी उस स्थिति में चीन के खिलाफ कार्रवाई बनती थी, लेकिन अब ये दुनिया को समझ आ गया गैर रासायनिक युद्ध था, एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर था। और वो क्या कारण रहा है कि कौन सी कुंभकर्ण की नींद में WHO के अधिकारी सोए हुए हैं। बिल्कुल। और भटनागर जी, बहुत ज्यादा सतर्क होने की अब जरूरत सरकार को है। रिएक्शन आपका भटनागर जी? भटनागर जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। ललन प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए सर। काजल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये सोच लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से LOC के ऊपर 300 सीरिया के आतंकवादी को तुर्की जो है पाकिस्तान को लगातार तैयारी के साथ भेजने की मूड में है। इसकी इनपुट भी भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय और रॉ के द्वारा मिल चुका है। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि जो तुर्की है वो ड्रोन भी बहुत मुहैया कराया है। ये सब चीजें लगभग 1 महीना पहले से हमारे इनपुट के द्वारा, हमारे इंटेलिजेंस के द्वारा और मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि LOC पक्का वो सीज फायर को माना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लगातार घाटी में हर दिन, चाहे सोफिया हो, कुलगाम हो, पुलवामा हो, इनके अंदर कोई न कोई आतंकी हरकत हो रहा है। TRS, लश्कर, जैश मोहम्मद सभी एक्टिव हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले हर तरह के इनकी जो हरकतें हैं वो नापाक हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ नेपाल से मिलता हुआ सीमा, यहाँ भी आप मिथिलांचल जो बिहार और यूपी और इलाके हैं उसमें 2-3 इंसिडेंट हो गए हैं, जिससे NIA जांच कर रही है। ये भी पता चला है कि बहुत सोची समझी बांग्लादेश और आपके नेपाल के तरफ से
एक्शन की तैयारी हो रही है। 1100 से ज्यादा मदरसे आपको नेपाल की सीमा में एस्टेब्लिश हो चुकी है और वो अपने वजूद को अपने एक्शन के लिए और एकदम हाईडाउट को बिहार यूपी में तैयारी कर रहे हैं। पंचायत इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, इन सभी को ध्यान देते हुए आंतरिक सुरक्षा को अपेक्षाकृत बाहरी सुरक्षा से ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। और ये मान के चलिए कि कश्मीर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जो सीमा है उसको चौकस करना जरूरी है। और इसीलिए आज बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी और जितनी भी एजेंसियां हैं उनकी कश्मीर में लगातार बैठक और बातचीत हो रही है और जरूरी है। आप कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। भटनागर जी, जवाब आपसे भी चाहिए, क्योंकि ललन जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है कि भले ही इलेक्शन होते रहे, देश में कुछ भी होता रहे, लेकिन जो देश के हालात है, जो बॉर्डर पर हालात है, उनको मजबूती देनी ही होगी, उन पर ध्यान हमेशा देना ही होगा। सरकार को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है भारत के अंदर, सुरक्षा को लेके, बॉर्डरों को लेके बहुत सजग और उस पर काम पहले दिन से ही चल रखा है, चाहे पूरा चाइना बॉर्डर या पाकिस्तान। और हम आपसे को छुपी हुई कुछ चीजें नहीं है। क्या सरकार ने काम किया सुरक्षा को लेके, बॉर्डर को लेके, चाइना को लेके, आप हमारे सामने है, चाहे वो विश्व मंच पे हो, चाहे वो बॉर्डर पे हो, आप कहीं पीछे नहीं है। और उसे मजबूत बनाने के लिए हमें काम करना है और करना पड़ेगा भी। आज उस कंडीशन में बैठे कि आप आंख से आंख मिला के, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं। आज आपसे टॉकिंग करना पसंद करता है अमेरिका, आपसे टॉकिंग करना पसंद करता है फ्रांस, इसराइल, जो कभी हमारे भारत वर्ष की तरफ देखते भी नहीं थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मगर इस उपलब्धि के लिए भी जितने विपक्षी नेता हैं, थोड़ा सा उन्हें अपनी जबानों को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भारत के अंदर अराजकता फैलाने के लिए जो अपशब्द करते हैं, जिससे कि बाहर विदेशी कंट्री जो हमारे एंटी खड़ी हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है। मैं इस एयरफोर्स पे जो जम्मू पे जो हमला हुआ है, मैं एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, मैं तो जितने भी जम्मू कश्मीर से नेता आए थे, महबूबा मुफ्ती को सबसे बड़ा मैं एक दोषी मानता हूं। पाकिस्तान को प्रोत्साहन देने में सबसे बड़ा उसका हाथ रहा। फारूक अब्दुल्ला क्या बता सकते हैं? मुझे सेंटेंस पूरा करने दें। ठीक है, पूरा करिए, पूरा करिए। देखिए, मैं इसे बहुत बड़ा दुश्मन मानता हूं फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला क्या जवाब दे सकते हैं? 1990 में जिस समय भारत जो जम्मू कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, पंडितों का पलायन हुआ, उस समय चुप क्यों बैठे थे? मुख्यमंत्री थे वहां के। इन्होंने जितने भी मुख्यमंत्री वहां बैठे, सबने प्रोत्साहन दिया आतंकवाद को। किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। जम्मू की धरती जो देवताओं की धरती है, उस पर शांति बहाल होना चाहिए। इस पर कभी किसी ने काम नहीं किया। इन्होंने अगर नापा तो ये नापा कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। अरे नहीं, आज हमें पाकिस्तान से बात नहीं करनी। अगर पाकिस्तान को बात करनी है तो भारत आके बात करे, चाइना को बात करनी है तो भारत से आके बात करे। आज भारत वो नहीं है, समय भी कम है, तो भारत कहीं जाके मैं एक बात बोलना चाहूंगा। ठीक है, हाँ विपिन शर्मा जी, आपके पास आ रही सर। जिस तरह की विपक्ष की बातों का भी जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, जो विपक्ष के बयान होते हैं विदेशों में जाकर या फिर सरकार को लेकर, वो कितने प्रभावी होते हैं? उनका अपना प्रभाव होता है, उसको आप नकार नहीं सकते। और यहां पर यह समझना पड़ेगा, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है, वहां पर एक स्वर में बात करनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री का विरोध करें, समझ आता है, लेकिन किसी को हक नहीं मिला कि आप अंतरराष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान की भी छवि को धूमिल करें और राष्ट्रीय सुरक्षा को के साथ आप कोई समझौता करें या कुछ ऐसी आपकी बातचीत हो जिससे पड़ोसी मुल्क, हमारे जो दुश्मन मुल्क है चीन और पाकिस्तान, उनको शय मिले। तो यहां पर इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात ये तो देखिए, सब इतने सालों से होता आ रहा है कि आप एक तरफ बात करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सरकार की तरफ से हो, वो कैसे होंगे? यहां पर एलओसी पे जो वायलेशन हुए हैं, सीज फायर पे वायलेशन जो हुए हैं, उसके बाद जो टेरर स्लीपिंग मॉड्यूल्स जो पाकिस्तान के हैं, तो वो क्या हो रहा है? टेरर फंडिंग की वजह से जो टेरर फंडिंग। आपकी बात पूरी करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि सीधे जम्मू कश्मीर से जम्मू एयरबेस पर जो धमाका हुआ है इसको लेकर बड़ी जानकारी। एयरफोर्स स्टेशन पर धमाका जो हुआ उसको लेकर बड़ी खबर सीधे जम्मू से सामने आ रही है। एयर ट्रैफिक बिल्डिंग निशाने पर थी, ये खुफिया सूत्रों का कहना है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर भी हमलावरों के निशाने पर थे, ये सूत्रों के हवाले से निकलकर खबर सामने आ रही है। साजिश थी इसके पीछे, ये कहा जा रहा था। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए धमाके का शक है, वहां पर जो धमाका हुआ, लेकिन अब एक एक करके खुलासे सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश थी। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उससे ये जो शक है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता जा रहा है। एयर ट्रैफिक बिल्डिंग को निशाने पर लिए जाने की खबर सामने आ रही है, मतलब बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश इसके पीछे थी। आतंकवादी हमला इसको बताया जा रहा है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई जांच एजेंसियां इस समय जम्मू वाले मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तीनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललन प्रसाद जी, आपसे मेरा सवाल होगा, और सवाल मेरा ये होगा क्योंकि अभी अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कई वहां पर बिल्डिंग है वो भी निशाने पर थी, हेलीकॉप्टर है वो भी निशाने पर थे। ये सूत्रों के हवाले से निकलकर खबर सामने आ रही है, यानी जिस चीज का हम शक जता रहे थे कि शायद इसके पीछे आतंकी साजिश हो सकती है, कोई बड़ी साजिश हो सकती है, ये एक एक करके निकल के सामने आ रहा है। इतनी बड़ी चौकस सिक्योरिटी के बावजूद बिल्कुल, अगर आतंक की जो है उन्होंने वाइटल पॉइंट अपने प्लान में एकदम रेडी करके रखा था। वाइटल इंस्टॉलेशन के बीच उनका एक वाइटल पॉइंट था, जैसा आपने बताया एडीसी, और वो हैंगर जहां की हेलीकॉप्टर वहां पे पार्क किया हुआ गया था। तो मैं आपको बताऊं, आतंकवाद का एक टारगेट होता है वाइटल पॉइंट और वाइटल इंस्टॉलेशन। तो अभी साफ जाहिर होता जा रहा है कि इनका जो प्लानिंग था वो बहुत जबरदस्त, उससे पहले रैकी हुआ होगा, स्लीपर सेलों ने उसकी पूरी जानकारी दी होगी, और तब ये साजिश रात 2 बजे अंजाम के लिए अपना इन्होंने एक्शन किया होगा। लेकिन चौकसी इतनी ज्यादा थी कि एक खुले मैदान में और दूसरा केवल छत का नुकसान किया। मैं आपको बताऊं, कठुआ के अंदर आज एक महिला ने बताया है कि 2 संदिग्ध वेपन के साथ मुझे नजर आए हैं, और वहां भी जमीनी इलाके में ऑपरेशन जारी है। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि आतंकवाद एक बार 3-4 जगहों पे अपने टारगेट को चुनते हैं, अल्टरनेटिव कंटीजेंसी प्लान, लेकिन इनका सोच केवल अपने देश में आंतरिक सुरक्षा को हलचल, डिस्टर्बेंस और दहशत फैलाना था। तो ये बहुत बड़ी बात, ये साजिश अब धीरे धीरे अपने मार्ग में आगे बढ़ रहा है। एनएसजी और एनआईए कॉन्फर्म इस चीज की जानकारी 48 घंटे में कन्फर्म करेगी कि इनका वाइटल पॉइंट क्या है। एडीसी, हैंगर और भी कोई इलाका, ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल विपिन शर्मा जी, ये कंफर्म होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ शक जता रहे थे, हमें सिर्फ शक हो रहा था कि इसके पीछे कोई आतंकी साजिश हो सकती है, लेकिन अब धीरे धीरे कंफर्म होता जा रहा है कि इसके पीछे साजिशें थी, और साजिशें हमारी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा थी। हम जो उम्मीद जता रहे हैं, हम जो शक जता रहे हैं, उस शक से भी कहीं आगे तक की। विपिन शर्मा जी, आवाज सुन पा रहे हैं विपिन शर्मा जी? लगता आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। भटनागर जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा भटनागर जी, क्योंकि जिस तरीके की साजिश हुई है, हम सिर्फ शक अब तक जता रहे थे, इसके पीछे बहुत कुछ था, साजिश थी। भटनागर जी बोलिए बोलिए। भटनागर जी, हम सिर्फ अब तक शक जता रहे थे, सिर्फ अब तक शक जता रहे थे, लेकिन खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि इसके पीछे साजिश बहुत बड़ी थी। बोलिए। देखिए, ये कोई शक का दायरा नहीं है, ये विश्वास का दायरा है, और पाकिस्तान का इसमें हाथ है, पाकिस्तान चाइना का ही हाथ है इसमें कोई शक का दायरा नहीं है। सबसे बड़ी देखिए, अभी ललन प्रसाद जी ने कितना बढ़िया बोला कि नेपाल बॉर्डर पे 1100 से भी ज्यादा मदरसे बन चुके हैं,
पाकिस्तान ने जो अंदरूनी चीजों को कवर करना चाहा उसमें कामयाब हो गया और उसको मिटाने के लिए सरकार उस पर अमली जामा फैलाने पे लगी है, कंट्रोल करने पे लगी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे घर के जयचंद है उन्होंने उस कामयाबी को पूर्ण होने के लिए साथ में काम किया और आज हम उस चीज को भुगत रहे हैं। अगर ये चीजें कांग्रेस कंट्रोल में रखती होती अपनी सत्ता में तो आज ये समय ना आता और हिमाकत ना करता, क्योंकि हमेशा जिसने हमें आंख दिखाई और हम डर के चुपचाप बैठ गए। मगर आज जो आंख दिखाता तो हम डबल आंख दिखाने के प्रयास और कोशिश रहती है कि अपनी आंखें मत दिखा, अपने घर में कंट्रोल कर। आज आंतरिक सुरक्षा को लेके बहुत गंभीरता है और उस चीज में बहुत ज्यादा अमल है, क्योंकि हमारा भारत का युवा वर्ग हो चाहे वो एक अन्य उस धर्म से आता हो, वो पैसे के पीछे बिकने को तैयार है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि विश्वासघात जो हमारे भारत के लोग ही पैसे के पीछे बिकने पे लगे हैं, पाकिस्तान के हाथों, चाइना के हाथों। हाँ। कोई ऐसा दिन नहीं जाता हम ना सुनते हो कि ISI का था, ये चाइना का था, ये वहां से पकड़ा गया। कोई दिन नहीं जाता जो अखबार में ना छपता हो, सुनने में ना आता हो। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम भारतवर्ष के अंदर आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? ठीक है विपिन शर्मा जी, सवाल यही आपसे भी होगा मेरा, क्योंकि हम सिर्फ शक जता रहे हैं, क्योंकि जांच का विषय जाहिर सी बात है जब जांच हो जाएगी उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा। लेकिन जो खबरें भी निकलकर सामने आ रही कि साजिश बहुत बड़ी थी, आपका रिएक्शन? साजिश बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो अलग बात है कि उनके नापाक मंसूबों में वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। पाकिस्तान, चीन दोनों, मैं दोनों को साथ जोड़ के बात करूंगा क्योंकि इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर LAC LOC दोनों की बात है और दोहरी चुनौती है बना के बैठे हुए हैं। देश हमारा कोरोना से वैसे ही जूझ रहा है कि अभी तीसरे लहर की भी बात चल रही है। वो अलग बात है, हम लोग आशावादी लोग हैं, हम लोग अभी ये मान के चल रहे हैं कि हम बिल्कुल सचेत हैं, यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं कर रहे, पहले वाली गलतियां नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और चीन दोनों बाज आने का नाम नहीं ले रहे। और यहाँ पर कम से कम एक आम आदमी, मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगा, एक आम आदमी का क्या दायित्व बनता है, जो हम लोग जो वर्दी में नहीं है या आम सिविलियन है, कि कम से कम अपने फौज के साथ उनका मनोबल को ऊपर रखें। कोई कम से कम ये भ्रांतियां ना फैलाएं, जो फॉल्स नैरेटिव है, एक गलत धारणा अंतरराष्ट्रीय पटल पे हमारे महान देश के बारे में कोई फैलाए, बोले देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर कोई पूरे विश्व में अगर अल्पसंख्यक कहीं महफूज है, सुरक्षित है, वो हमारे महान देश हिंदुस्तान में है। चीन और पाकिस्तान में देखिए आप। बिल्कुल सर, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, लेकिन इतना तो तय है, ये जो जम्मू में हमला हुआ है आतंकवादी बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि धीरे धीरे खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। जांच का विषय है, जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि असली साजिश क्या है। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान में बौखलाहट है, जिसकी वजह से ये हमला हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।